hey, my legal Ganis, hope you all are doing well and good in your life. So this is Dolly Gupta, a second year law student, and today in this video we will learn BLLB fourth semester की हमारी यूनिट 2 है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जो यूनिट 2 है वो काफी बड़ी है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें लाइक रिवॉल्ट ऑफ 1857, सोशल रिलीजियस मूवमेंट लाइक आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मूवमेंट और देवबान मूवमेंट। तो फिर यूनिट 2 काफी बड़ी है और इसको फिर हमें 3-4 वीडियोस में कवर करना पड़ेगा, मतलब 3-4 पार्ट्स में हमें इसे कवर अप करना पड़ेगा क्योंकि मतलब मैं एक वीडियो में पूरा नहीं पढ़ा सकती हूँ इन डेप्थ, क्योंकि मतलब आपको भी पढ़ने में आसानी हो और मेरे को भी पढ़ाने में आसानी हो। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 3-4 इसके पार्ट्स बनाऊंगी इस वीडियो के, सॉरी इस यूनिट के। तो फिर लेट्स बिगिन विद रिवॉल्ट ऑफ 1857। सो एज वी ऑल नो दैट हमारा जो इंडिया है उसको आजादी कब मिलती है? हमारे इंडिया को आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। अब आजादी किससे मिलती है? हमारे ब्रिटिशर्स से, क्योंकि हम ब्रिटिश के रह चुके हैं गुलाम 200 साल तक। हमारे ब्रिटिशर्स कब आते हैं इंडिया में? तो हमारे ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया में 1600 में एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में आते हैं। इनका पहले मतलब इनिशियल इनका इंटेंशन होता है कि हमारे इंडिया पे आकर मतलब ये सब ट्रेड पर्पज के लिए आएंगे, इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था। लेकिन ये चार्टर लेके आते हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं। अब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे थे कि मतलब ये अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे। मतलब जो ब्रिटिशर्स आए थे एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी मेंबर, वो उनको कंट्रोल करने के लिए आए थे, वो उस पे वो सारी चीजें थी। लेकिन हमारे इंडियन के लोग जो हैं वो इतने भोले प्यारे लोग हैं कि मतलब ये अपने आप कंट्रोल करते करते हम पे ही कंट्रोल करने लगे, हमें ही अपना स्लेव बना लिया, हमें गुलाम बना लिया। हमारी इकोनॉमी, सोशल लाइफ, हमारी पॉलिटिकल लाइफ सबको खराब कर दिया। 200 साल तक हम पे अच्छा खासा राज किया। अब जो हमारा ब्रिटिश टाइम पीरियड था दैट इज 200 साल, अब उसको भी डिवाइड कर रखा है हमने 2 पीरियड्स में, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सेकंड इज ब्रिटिश एम्पायर। तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी पीरियड है 1600 से लेके 1857 तक, और फिर है हमारा ब्रिटिश एम्पायर का पीरियड लाइक दैट इज 1858 से लेकर 1947 तक। तो फिर ईस्ट इंडिया ऐसा क्या हुआ कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कोलैप्स हो जाती है, वो खत्म हो जाती है 1857 में, और ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ब्रिटिश का राज स्टार्ट हो जाता है, ब्रिटिशर्स का असली में राज। तो फिर ऐसा क्या होता है? तो 1857 में स्टार्ट होता है रिवॉल्ट। अब स्टार्ट कब होता है? दैट इज 10 मई 1857 मेरठ में, हमारे यूपी के मेरठ में, जहाँ पे हमारी CCS यूनिवर्सिटी है, यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है हम लोगों की। तो फिर वहां से ये स्टार्ट होता है एंड इसको क्या कहते हैं हम? सिपाही म्यूटिनी स्टार्ट करते हैं, सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। सिपाही म्यूटिनी क्यों कहते हैं? सिपाही म्यूटिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारे सिपाही थे, हमारे जो इंडियन लोग ब्रिटिश आर्मी में भर्ती थे, तो फिर वो ही सबसे पहले मेरठ के लोग, मेरठ के जो सिपाही थे वो उस पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे अटैक करते हैं। अब अटैक करते हैं मेरठ में, और फिर इसे मतलब सिपाही म्यूटिनी, और मतलब ऐसी पहली बार चीज हुई थी कि जिससे कि मतलब पहली बार हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमला किया था, अपनी आवाज उठाई थी कि हमारे इंडिया को छोड़ के भागो। तो ये ऐसा पहली बार हुआ था 1600 से लेके 1857, दैट इज 10 मई को पहली बार हुआ था। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम 9 मई को सोए और हमने रात में सपना देखा कि आज हम लोग ऑपरेस हो रहे हैं और कल हम सुबह उठते ही लड़ेंगे, ब्रिटिशर्स के ऊपर हम हमला कर देंगे। ऐसा नहीं था। हमला करने के पीछे बहुत सारे कारण थे। कारण कई सारे हैं और ये कारण पूछे जाते हैं हमारे 20 से 25 मार्क्स में, मतलब 20 मार्क्स में तो जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो फिर 20 मार्क्स में मतलब लाइक मैंने PYQ पढ़े थे हमारे CCS के, तो फिर 2019, 20, 21, 22 में आया था ये वाला क्वेश्चन। एंड मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाती है क्वेश्चन की, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या कॉजेज थे, कब स्टार्ट होता है सिपाही म्यूटिनी, मतलब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब स्टार्ट होता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी और क्यों कोलैप्स हो गया था, मतलब जो रिवॉल्ट हमारे स्टार्ट हुआ था तो फिर उसे कैसे ब्रिटिशर्स ने दबा दिया। तो 2 क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हम पहले ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसके मतलब लड़ाई के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के काफी सारे कॉजेज है, लाइक पॉलिटिकल कॉज है, इकोनॉमिक कॉज है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज है, और
सोशल रिलीजियस कॉजेज है, इमीडिएट कॉज दैट इज माय फेवरेट। इसमें मतलब मैं अच्छे से बताऊंगी इसका, ये मेरा फेवरेट पार्ट है, इसे मैं थोड़ा एंड में बताऊंगी। तो पॉलिटिकल कॉजेज क्या कहते हैं? अब पॉलिटिकली हमारा कोई इंडियन का मतलब हम ये जो हमारे ब्रिटिशर्स थे तो फिर उन्होंने हम पे कोई हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखा था। इनकी खुद की सरकार थी, सरकार ऐसी थी कि हमें मतलब कोई हमारा कोई राइट नहीं है, हमें कोई जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी कुछ नहीं था, हमारे लिए कोई एजुकेशन नहीं, हम पे टैक्स, हमारा मतलब हमारी सरकार तो ये लोग कहते थे और सरकार के नाम से हम पे टैक्स भी लेते थे। लेकिन इन्होंने हम पे मतलब एक जो कहते हैं अच्छी सरकार होती है, कोई इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मतलब हमें ऑपरेस, हमें दबाते रहते थे, हमारा कोई राइट नहीं था, जस्टिस, इक्वालिटी कुछ नहीं था, हमारे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, टैक्स इतने ज्यादा लगा रखे थे ताकि मतलब गरीब इंसान उसके टैक्स के नीचे ही मर जाता था। पहला था पॉलिटिकल कॉजेज में मतलब हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट दबाती थी, हमें कोई राइट नहीं देती थी। सेकंड कॉज क्या था? सब्सिडरी अलायंस, मतलब इनकी पॉलिसीज ऐसी थी, दो पॉलिसीज इसमें आती हैं, दैट इज सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब सब्सिडरी अलायंस क्या है? सब्सिडरी अलायंस वो अलायंस थी जिसमें कि मैंने बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में कि हमारा इंडिया ब्रिटिश टाइम में दो टेरिटरी में डिवाइडेड था। एक था ब्रिटिश एम्पायर और एक था हमारा नेटिव मतलब की प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स मतलब हमारे जो इंडिया के राजा महाराजा थे तो वो प्रिंसली स्टेट्स में आते थे, जो अपनी प्रजा को चलाते थे और देखते थे, उनकी देखभाल करते थे। अब ये ब्रिटिशर्स इतने चालाक थे कि हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स को कहने लगे कि हम एक पॉलिसी लेके आए हैं जिसमें कि आपको हम आपको ना आर्मी प्रोवाइड करेंगे और आप हमें पैसे देंगे। और मतलब ये थी इनकी पॉलिसी। और ये इनकी जो आर्मी थी वो भी ऐसी फुद्दू सी इनकी आर्मी थी और मतलब कुछ करती नहीं थी, मतलब उनका सीधा सा वही मोटिव था कि प्रिंसली स्टेट के भी थोड़ा कब्जा कर लेंगे हम, मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते हम कब्जा कर लेंगे। ये थी इनकी सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या कहता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये कहता है कि अगर मान लो कोई राजा है और उसका कोई खुद का बेटा नहीं है, मतलब राजा और रानी का बेटा नहीं है खुद का, तो फिर उनका जो अडॉप्टेड सन होगा, मतलब जो अगर हमारे वो नहीं होते हैं, मतलब बच्चे नहीं होते हैं और हम अडॉप्ट कर लेते हैं, तो अडॉप्टेड सन की मतलब वो प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पीछे की, तो फिर वो अडॉप्टेड सन को जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जो प्रॉपर्टी है, मतलब जो राजा का जो साम्राज्य है, मतलब जो प्रिंसली स्टेट का अडॉप्टेड सन वाला जो साम्राज्य है, वो अडॉप्टेड सन को नहीं जाएगा, अडॉप्टेड सन को ना जाकर वो ब्रिटिश एम्पायर में आ जाएगा। तो ऐसे कर करके इन्होंने हमारे अवध, हमारे झांसी पे कब्जा करना चाहा और अवध को तो कब्जा कर भी लिया था। और ये इतने चालाक थे कि मतलब लोग इन पे कोई ट्रस्ट भी नहीं करते थे, इन पे मिसट्रस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि ये अपनी ट्रीटी, अपने फ्रेंडली स्टेट को भी, मतलब अपने क्या कहते हैं प्रिंसली स्टेट जो उनके अच्छे खासे रिलेशन थे, उन पर भी जो छोटे छोटे कमजोर राजा हुआ करते थे तो फिर उन पे हमला कर देते थे। हमला करने के बाद उनसे लड़ाई करते थे। उनकी ट्रीटी अपनी जो क्या कहते हैं एक प्रॉमिस होती है ट्रीटी, लाइक एक पेपर रहता है, इसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे रहते हैं और दोनों पार्टीज उस पे साइन करती है कि हाँ आपकी हम ये बात मानेंगे और आप हमारी ये बात मानना, उस पे ही उसे ट्रीटी कहते हैं। तो फिर वो जो उनके प्रोमिस रहते थे ब्रिटिश साइड वाले प्रॉमिस, तो वो उसे भी डिसऑबे, मतलब उसे भी मना मतलब तोड़ देती थी, कहते थे कि हम नहीं मान रहे, ये ट्रीटी कुछ नहीं होती। अब पॉलिटिकल कॉजेज खत्म होते हैं और अब आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या क्या थे? इकोनॉमिकली प्रॉफिट करते थे। प्रॉफिट किसका होता था? ब्रिटिशर्स का। ब्रिटिशर्स का प्रॉफिट होता था, मतलब कि ब्रिटेन का प्रॉफिट होता था। प्रॉफिट इनका ही होता था। प्रॉफिट कैसे होता था? लाइक ये कहते थे कि आप इंडिया से ये ले जाते थे हमारे रॉ मटेरियल को, जो हमारे कॉटन और सिल्क होते थे, ये रॉ मटेरियल को ले जाते थे चीप रेट पे ले जाकर फिर वो ब्रिटेन में मशीन में ले जाकर उसे प्रोड्यूस करते थे और उसे हाई रेट में हमारे इंडिया में बेचते थे। मतलब हमारी चीजों को ही हमारी जो चीजें हमें ही लूट के खा के और हमें महंगी ये चिंदी चोरी करते थे ये लोग। प्रॉफिट इनका ही हो रहा था दोनों साइड से, मतलब यहाँ से
हाई कम रेट पे, कम टैरिफ पे ले जा रहे हैं हमारे रॉ मटेरियल को और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, क्या फिनिश गुड को लेके आ रहे हैं। हमारी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी थी, लाइक हम पहले, हमारे जो कारीगर थे उनका ये मानना था कि हाथ से मतलब कुछ भी हम चीज करेंगे तो हम अपना हाथ, अपना मतलब मशीन, क्योंकि एजुकेशन नहीं थी तो फिर मशीन टेक्नोलॉजी को कोई नामो निशान नहीं था, इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ नहीं था हमारे इंडिया में, तो फिर वो हाथ से ही क्या कहते हैं हैंडलूम्स चलते थे, मतलब हाथ से ही खादी के कपड़े वपड़े बनते थे। तो फिर वो जो हमारे बाहर के उसमें इकोनॉमी में वो होता था, एक्सपोर्ट होता था, तो वो जब ये आया फिनिश गुड आए, मतलब फिनिश गुड जैसे ब्रिटेन से कपड़े वपड़े आए, लाइक ऐसे कपड़े आए, मशीन से बने हुए कपड़े आए, तो फिर हमारी इंडिया की जो खादी के प्रोडक्ट्स थे, लाइक खादी के सफेद कपड़ा होता है, थोड़ा कड़क होता है और महंगा होता है, तो फिर वो चीप रेट पे आते थे, ये ऐसे कपड़े चीप रेट पे आते थे। एंड हमारे खादी प्रोडक्ट हाथ से बने हुए थे, लेकिन उन्हें मतलब ये फिनिश गुड के आगे वो उतने कोई अच्छे नहीं लगते थे, तो फिर इसमें कंपटीशन आ गया, तो फिर हमारी ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो थी, हमारे हैंडलूम, हमारे खादी वाले कपड़े, तो फिर वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी इनकी वजह से, मतलब हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की वजह से। हम पे इतना, हमारे एग्रीकल्चर तो था, लेकिन एग्रीकल्चर पे भी इन्होंने अच्छा खासा लगा रखा था क्या कहते हैं टैक्स। इनके टैक्स के क्या क्या नाम थे, परमानेंट सेटलमेंट, रेटवारी सिस्टम, सनसेट क्लॉज। परमानेंट सेटलमेंट में वही कि आज मतलब आज वो एक एग्रीमेंट होता है और उसमें ये ऐसा होता था, लाइक मैंने 12th क्लास में पढ़ा है, तो फिर कि आज से 20 साल बाद के टाइम का जो रेट होगा, तो फिर 20 साल तक वही सेम टैक्स लगेगा, लेकिन 20 साल बाद वाला वो टैक्स उठाते थे, मतलब आज से 20 साल बाद वाला टैक्स उठाते थे और हमें 20 साल से वो हमें मतलब सेम टैक्स पे करना पड़ता था 20 साल के लिए। ऐसा था ये परमानेंट सेटलमेंट। रेट वाली सेम था। सनसेट क्लॉज ऐसा था, लाइक जमींदार को कह रखा था कि आपको टैक्स कलेक्ट करना है, जमींदार टैक्स कलेक्टर होते थे, और अगर जो जमींदार है वो किसी फिक्स डेट, लेट सपोज 5 अगस्त को कह रखा है और 5 अगस्त को मतलब इनका नहीं गया, मतलब जो हमारे जमींदार वो पैसे देना भूल गया या फिर किसी भी रीजन की वजह से कोई छोटा रीजन नहीं दे पा रहा है, तो फिर उसकी जमींदारी जो उसका क्या कहते हैं उसकी पावर और पोजीशन उसको कोलैप्स कर देते थे। वो कहते थे कि तुमने हमें टैक्स लाकर नहीं दिया छोटे रीजन से, तो फिर हम आपकी जो जमींदारी है हम उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये था इसका इकोनॉमिक कॉज। और हम मैंने आपको बताया कि हमारे इंडियन गुड्स पे टैरिफ्स लगा रखा था, हाई टैरिफ्स लगा रखा था, और जो ब्रिटिश गुड्स होते थे लाइक उस पे कम टैरिफ लगा था, जिससे कि हमारी जो कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स थे वो पूरे डिस्ट्रॉय हो गए थे, हैम्पर हो गए थे। अब आते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस पे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि जो हमारे हम पे वो कैसे राज करते थे, उनका राज ऐसा था करप्शन, मतलब कि क्या कहते हैं करप्शन को क्या कहेंगे, कि ये चोर बाजार वाले जो कहते हैं, चोर थे एकदम हम पे, मतलब पूरे करप्टेड थे, लाइक वो ब्रिटिशर्स को पूरा साथ देते थे, हमारे इंडियंस के लिए कोई लिबर्टी कोई जस्टिस कुछ नहीं था, ऐसे पूरे करप्टेड थे। मतलब एक केस था हमारे 3rd सेमेस्टर में कि एक क्या कहते हैं ब्रिटिश थी, तो फिर ब्रिटिश लेडी थी, तो फिर उसके यहाँ पे कोई मेड काम करती थी, तो फिर उसका मर्डर हो जाता है, उस मेड का मर्डर हो जाता है। वो मेड जो मेड थी वो इंडियन थी, तो फिर वो ब्रिटिश लेडी को तो सजा होनी चाहिए, तो फिर वो जस्टिस किसको मिलना चाहिए, उस मेड को मिलना चाहिए, लेकिन जस्टिस किसको दिया गया, उस ब्रिटिश लेडी को छोड़ दिया गया बगैर किसी सजा के। तो ये था, मतलब ये इनका इस तरीके का करप्शन होता था जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, और बाद में जो ब्रिटिश एम्पायर है वो। और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो फॉरेन रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, तो फिर उससे कॉमन पीपल को एकदम इशू हुआ करते थे, मतलब वो उन्हें समझ में नहीं आते थे कि ये कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये चीज थी। एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ, जो इनके स्टेट इंस्टीट्यूशन लाइक पॉलिसी और जुडिशरी, मतलब जो उनकी प्रॉब्लम सुनने वाला पुलिस, जो उनको न्याय देने वाला जुडिशरी, कोई भी उनके आउट ऑफ रीच था, क्योंकि पहली बात वो अंग्रेज, दूसरी बात उनकी भाषा उन्हें समझ नहीं आती, तीसरी बात वो ब्रिटिशर्स अपने ही मतलब ब्रिटिश भाई भाई वही करते थे, करप्टेड थे, तो वो मतलब कहीं से कहीं तक हमारे इंडियंस का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था।
अब आते हैं हम सोशल रिलीजियस कॉजेस पे। अब सोशल रिलीजियस कॉजेस क्या कहते हैं, मतलब कि जो हमें हमें कहते थे रेसिस्ट एंड सुपीरियर, मतलब वो कहते थे कि आपका ना धर्म अच्छा है, ना आपका कास्ट अच्छी है, ना आपका पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा है, वो हमें रेसिस्ट, ये सब होता है रेसिस्ट में। तो फिर वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर, उनका एटीट्यूड था। वो कहते थे हम ब्रिटिशर से अच्छे, हमारा क्रिश्चियन धर्म बहुत अच्छा है, आपका हिंदू एंड मुस्लिम आप लोग अच्छे नहीं हो, आपका धर्म अच्छा नहीं है, आपकी कास्ट अच्छी नहीं है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, प्रिंसली स्टेट्स अच्छे नहीं है। तो फिर वो ऐसे हमें क्या कहते हैं, हमें मतलब उकसाते रहते थे। और फिर आता है 1856 में रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, मतलब कि सबसे घटिया एक्ट आता है, जिसमें होता है कि अब जो वो है, जो टेम्पल और मॉस्क्यू, मतलब कि जो मंदिर और मस्जिद की जमीनें हैं उन पे अब टैक्स लगेगा। ये था 1856 का रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट। और फिर आते हैं मॉडर्न रिफॉर्म्स। अब कई लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीजें भी हुई हैं। अब मॉडर्न रिफॉर्म एक्ट में ऐसे होता है कि विडो रिमैरिज, मतलब जो विधवा औरत है उसका दोबारा से शादी हो सकती है। पहले क्या होता था, पहले होती थी सती प्रथा। सती प्रथा ये होती है, लाइक अगर हस्बैंड मर गया है और फिर जो क्या कहते हैं उसकी वाइफ जिंदा है, तो फिर उस वाइफ को जला दिया जाता था, उस मतलब पति की चिता पे ही जला दिया जाता था, ये था। लेकिन फिर उन्हें सती प्रथा अबॉलिश किया और फिर विडो रिमैरिज, मतलब जो विधवा औरत है वो दोबारा शादी कर सकती है, ये लेके आए। फिर वुमेन एजुकेशन लेके आए, जिससे लोगों को और लगने लगा कि हाँ ये हमारे इंडियन कल्चर को खत्म करते जा रहे हैं, हमारे इंडियन कस्टम को खत्म करते जा रहे हैं। ऐसे मॉडर्न रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कॉजेस पे। अब माय फेवरेट इमीडिएट कॉज करते हैं। इमीडिएट कॉज क्या कहता है, इमीडिएट कॉज में मतलब कि उस टाइम पे जो हमारे सिपाहीज थे, जो हमारे इंडियन लोग थे, तो फिर उनमें, तो फिर उनके लिए आती है एक एनफील्ड राइफल्स। राइफल्स आती हैं, एनफील्ड राइफल्स मतलब बंदूकें आती हैं। बंदूक, एनफील्ड राइफल्स मतलब बंदूकें होती हैं। तो फिर बंदूकें आती हैं और बंदूक में चल डलती है गोली। और वो गोली कैसी होती है, कार्टेजेस उन्हें कहते हैं। अब कार्टेजेस जो थी वो किससे, वो ग्रीस थी, मतलब कार्टेजेस ऐसी थी कि उन्हें ना मतलब बंदूक में डालने से पहले उसे छीलना पड़ता था दांत से, क्योंकि मतलब उसका बारूद गिर ना जाए। तो फिर वो था, उस पे कागज टाइप का लगा रहता था और उस पे एक रूमर, मतलब कि एक अफवाह फैली, अफवाह क्या है, सच्चाई थी कि जो उसका कागज है उस पे है ना काउ एंड पिग फैट है। काउ एंड पिग फैट है। अब काउ क्या होता है, काउ मतलब काउ फैट लगा रहेगा, तो हमारे हिंदू के लिए, हिंदू भाइयों के लिए कहेंगे कि हमारे हिंदू में क्या आ जाता है कि गाय मतलब गाय में 64 करोड़ कोटि देवी देवता वास करते हैं गाय में। तो फिर वो हमारे लिए मतलब धर्म नष्ट हो रहा है हमारे हिंदुओं का। पिग फैट, पिग फैट मुस्लिम्स के लिए हराम होता है, मतलब जो सुअर होता है वो मुस्लिम्स के लिए हराम होता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि हमारे हिंदू और मुस्लिम कह रहे हैं कि अगर हम इसे जो क्या कहते हैं, अगर हम इसे अपने दांत से अपने मुंह से खोल के वो करेंगे, छीलेंगे और इसे हम यूज करेंगे इन कार्टेजेस को, मतलब इन गोलियों का अगर हम यूज करेंगे, तो इससे हमारा धर्म पूरा नष्ट हो जाएगा, हम हिंदू मुस्लिम का धर्म नष्ट हो जाएगा। तो ये सारे रीजन थे जिसकी वजह से मतलब थोड़ी थोड़ी चिंगारी इनसे यहाँ से आ रही थी, मतलब 100 सालों में थोड़ी थोड़ी चिंगारी सब चीजें दे रही थी। लेकिन मेन इफेक्ट इसने दिया, इस इमीडिएट कोर्स ने, क्योंकि मतलब जब बात धर्म की आती है तो फिर लोग एकदम अपने सेंटिमेंट खो जाते हैं और फिर इनके, इन ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज खड़ी करते हैं। और 9 में और 10 मई को मेरठ में होती है फिर सिपाही म्यूटिनी, यानी कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाती है हमारी 10 मई 1857 को। अब इसके कई सारे, अब हमने इसके सारे रीजंस पढ़ लिए हैं और अब ये कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ क्या क्या हुआ था। सो वी विल लर्न इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। एंड अगर